Unacademy. Let's crack it. हेलो बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस गुरुकुल के अनअकैडमी के चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों को एनडीए के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे बच्चों का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है कि सर हमें एनसीईआरटी जो है वो एनडीए के लिए पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये कई हद तक बात सच भी है और कई हद तक ये अधूरी बात भी है। तो इसके बारीक डिटेल्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा और जानेंगे कि कैसे मैथ्स, साइंस और इंग्लिश में एनसीईआरटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है और उसे कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो सर जीएस के सब्जेक्ट्स के लिए, जीएस के सब्जेक्ट्स के लिए भी बताया जाएगा, लेकिन अभी ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग बात करेंगे मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के लिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं मैथमेटिक्स, जो कि पेपर 1 सबसे पहला पूरा एंटायर पेपर मैथमेटिक्स के ऊपर होता है। तो आप जब देखते हैं क्लास 11th और क्लास 12th के स्पेसिफिक टॉपिक्स जो कि आप एनसीईआरटी में पढ़कर आते हैं, वही हमारा मेजर कंटेंट एनडीए का रहता है। तो एनसीईआरटी करना क्या फायदेमंद है? जी बिल्कुल, लेकिन उसे उस तरीके से नहीं करना है जैसे आप लोग क्लास 11th या फिर 12th क्लास में एनसीईआरटी को करते हैं। रिगरस प्रैक्टिस, एक ही क्वेश्चन को 10 बार प्रैक्टिस करना, चाहे वो लेंदी क्वेश्चन हो चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो, वैसे नहीं करना है। मैं आपको की पॉइंट्स के बारे में अगर बात करूं तो आप कभी भी किसी चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो उसके पहले इंट्रोडक्शन लिखा होता है। किसी भी एक्सरसाइज से पहले इंट्रोडक्शन लिखा होता है। वहां पर आपको बॉक्सेस में नोट लिखे रहते हैं, रिमार्क्स लिखे रहते हैं, कोई भी फॉर्मूला रहता है तो उसमें एक अलग से कोरोलरी लिखा रहता है। तो वो चीजें बच्चे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि 11th और 12th में यही बताया जाता है कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के मार्क्स मिलेंगे। उसके कॉन्सेप्ट को कई बार समझने कर प्रेशर नहीं दिया जाता है, ना ही उधर फोकस करवाया जाता है। लेकिन जब हम आते हैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर ना ऐसे रिटन सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, लंबे लंबे लेंदी कैलकुलेटिव प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत मजबूत होने चाहिए। तो जब आप ऐसे ही किसी इंट्रोडक्शन को पढ़ने के बाद उसके रूट कॉजेस को पढ़ते हैं कि वो कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड हुआ, क्या थॉट प्रोसेस था, उस थॉट प्रोसेस को जब आप समझते हैं, उसके साथ आप उसके नोट पॉइंट्स को पढ़ते हैं, रिमार्क्स को देखते हैं या फिर किसी कंक्लूजन को पढ़ते हैं, तो ये आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करता है। तो एनसीईआरटी जब भी आप उठाते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको एक्सरसाइज करनी है। आपको एक्चुअली में एक्सरसाइज कभी करनी ही नहीं है मैथमेटिक्स के लिए। आपको क्या करना है, आपको उसके एग्जाम्पल्स को पढ़ते हुए देखना है, वहां पर कौन से की पॉइंट्स डाले गए हैं, कहां उसने फोकस करने के लिए बोला है कि ये चीज ध्यान दीजिए, कहां उसने कंक्लूजन लिखा है, कहां उसने थ्योरम बताया है, कहां उसके रिजल्ट्स बताए हैं। जब आप इन चीजों पे फोकस करते हैं तो इन चीजों को आप याद तो करिए ही, लेकिन इनको एक जगह पर लिख लीजिए। और जब आप ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, आपने पूरी एनसीईआरटी क्लास 11th की, क्लास 12th की एनसीईआरटीज में से सारे ये वाले पॉइंट्स आपने निकाल लिए, और अब आप जब एनडीए का कंटेंट तैयार करते हैं, किसी ना किसी राइट गाइडेंस के अंडर ही आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो अब आप देखेंगे कि ये थ्योरम्स, ये रिमार्क्स, ये कंक्लूजन्स के बेस में ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और ये चीज तो आपने मिस कर दी थी। और आपको ये बताया जाता है कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, लेकिन कैसे पढ़नी चाहिए इस बारे में कोई नहीं बता रहा है। तो इस चीज को फोकस करें कि आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चंस नहीं, उसके कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना है, क्योंकि जो एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं वो है लेंदी प्रॉब्लम्स, कैलकुलेटिव प्रॉब्लम्स। क्या आपको लगता है कि एनडीए जैसे एक शॉर्ट ड्यूरेशन एग्जामिनेशन में ऐसे लेंदी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो हुआ मैथमेटिक्स का निचोड़ कि एनसीईआरटी का क्या रोल प्ले होगा। और यही सेम चीज मैं कहूंगा कि एनसीईआरटी के साथ साथ आप आरएस अग्रवाल जैसी किताब या फिर आरडी शर्मा जैसी बुक्स में भी आपको क्वेश्चंस नहीं, आपको उसके कॉन्सेप्ट्स, रिमार्क्स और थ्योरम्स पर ही फोकस करना है। ये तो रही मैथमेटिक्स की बात। तो मैथमेटिक्स के साथ सर दूसरे पेपर में भी तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसमें आते हैं हम लोग साइंस के लिए। तो साइंस के सब्जेक्ट के लिए मैं बात करना चाहूंगा नीतू मैम से। नीतू मैम बताएंगी कि कैसे इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी का, क्या रोल प्ले होता है एनडीए के स्पेसिफिक कंटेंट के अंदर। तो प्लीज नीतू मैम बताइए कि बच्चों को कैसे एनसीईआरटी को रीड करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर।
सो द वेरी फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, जब हम एनडीए के एग्ज़ाम की बात करते हैं तो साइंस अपने आप में एक किंग मेकर होता है। बात है 200 मार्क्स की, तो जहाँ पर आप 200 मार्क्स के साथ डील करने वाले हैं तो ऐसे सिचुएशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका फिजिक्स का सेक्शन। सो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगता है ऑब्वियसली, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फिजिक्स में, तब हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स के साथ आप लोग डील कर रहे होते हैं। अब उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है विद द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स। और इसी के साथ साथ आपने देखा होगा एनसीईआरटी की बुक में जो छोटे बॉक्सेस होते हैं उनके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और टर्म्स लिखे होते हैं जिनकी नेचुरल एप्लीकेशन आपके एग्जाम्स में आती हैं। वहीं कई बार बहुत सारे बच्चे जो फिजिक्स पर फोकस कर रहे होते हैं तो उनका कहीं ना कहीं बायोलॉजी की जो साइंटिफिक टर्म्स होती हैं उनके साथ रिश्ता थोड़ा सा गहरा हो जाता है, थोड़ा सा खट्टा हो जाता है। तो वो जो टर्म्स आपको दिखती है वो बहुत हार्ड लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा बेसिक सा एग्जाम्पल, वी आर द ह्यूमंस एंड वी आर द मैमल्स। बट तब हम बात करते हैं साइंटिफिक नेम की, सो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शंस में जरूर बताएंगे व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द ह्यूमन। तो जहां पर हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं वहां पर इश्यूज आते हैं। तो आपके इंपॉर्टेंट डिवाइसेस के साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज द टिश्यू। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं सेल डिवीजन, सेल साइकिल, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं मोस्ट स्कोरिंग है और वहाँ पर बच्चों को बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो बच्चे डिफरेंट रेफरेंस बुक की तरफ स्विच करते हैं, तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है पैनिक होने की या फिर अगर आप किसी भी बुक से स्विच करने की। देखो, एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि आप एक किताब को 1000 बार पढ़िए ताकि 1000 किताब को पढ़ने की बजाय। तो जो एनसीईआरटी के अंदर आपके कंसेप्ट्स दिए होते हैं उनको कवर आप कैसे करेंगे, तो आपने एक बार एनसीईआरटी को पढ़ा, उसके बाद आ जाइए आप प्रैक्टिस पर, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो जैसे आप एग्जाम्पलर्स उठाते हैं, एग्जाम्पलर्स का एप्लीकेशन पार्ट आपका ज़्यादा आता है, न्यूमेरिकल से आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर हम केमिस्ट्री के सेक्शन की बात करते हैं तो अपन डेली बेसिस लाइफ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे हम लोग कपड़े पहन रहे हैं तो दे आर मेड अप ऑफ द फाइबर्स। सो किस तरीके के आपके नेचुरल फाइबर्स हैं, किस तरीके के आपके आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं। कपड़े पहन रहे हैं तो वो गंदे भी होते हैं, और तब वो गंदे होते हैं तो उनको धोने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, वॉशिंग पाउडर। तो वहीं पर वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, अभी किसी भी मौसम में आप बाहर निकल जाओ तब आप चाट पकौड़ी देखते हो मार्केट में तो खाने का मन करता है। छोले भटूरे किसके फेवरेट नहीं है। तो छोले भटूरे के अंदर क्या डाला जाता है, केमिकल बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल एग्जाम में आपके जनरल क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। सो डोंट बी वरी, वी आर हियर हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम विद द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स। सो नाउ स्विच टू द सर। यस, तो ये तो हो गया मैथमेटिक्स में कि कैसे हम लोग करते हैं एनसीईआरटी को और कैसे उसमें से ज़रूरी चीज़ निकालनी है। और साथ ही मैम ने ये भी बता दिया कि साइंस की किताबें जो एनसीईआरटी है उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। स्पेसिफिकली मैम 9th और 10th की किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। 11th और 12th में शायद उतना रिलेटेबल नहीं है, लेकिन 9th और 10th बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। लेकिन अब सवाल आता है इंग्लिश का, जिसका एक मेजर पोर्शन 50 सवाल पूछे जाते हैं जीएटी के अंदर, राइट। तो इसके अंदर एनसीईआरटी रेलेवेंट है या नहीं है, भाई ये तो सर ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन आई पर्सनली बिलीव ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैं सिद्धांत सर से पूछना चाहूँगा कि कैसे इंग्लिश में ग्रामर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और साथ ही एनसीईआरटी का कितना रेलेवेंस रहेगा। तो प्लीज सिद्धांत सर बच्चों को गाइड कीजिए। धन्यवाद सर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि सर ने आधा काम तो मेरा खत्म कर ही दिया ये कह के कि ग्रामर इज द बैकबोन, राइट। जैसा कि सर ने बोला कि 50 क्वेश्चंस है। सबसे पहली बात तो बच्चों ये याद रखिएगा कि स्टूडेंट्स जो है ना वो भागते हैं एक ही चीज के पीछे, कि मतलब हमें पैटर्न बता दो, हमें मतलब ये बता दो कि इतना इडियम्स आएगा, इतने फ्रेजेस आएंगे, इतने ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे एंड सो ऑन। मैं पर्सनली ये बोलता हूँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है ये। आपने पिछला ही एनडीए देखा होगा, है ना, हिल गई थी ना फाउंडेशन सबकी, कि बच्चे भागते रहे किसी चीज़ के पीछे, उन्होंने आपसे सिमिलर वर्ड्स पूछ लिए, यूजेज ऑफ वर्ड्स पूछ लिया एंड सो ऑन। तो जैसा कि सर ने भी बोला और मैं हमेशा से कहता आया हूँ बच्चा लोग कि इंग्लिश इज ऑल अबाउट 3 वर्ड्स, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड योर रीडिंग। देखो, रीडिंग आपकी स्किल है,
ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं, मैंने ये बहुत बार अफवाह सुनी है, आपने भी सुनी होगी, कि भाई अखबार पढ़ना शुरू कर दो, हर रोज पढ़ना शुरू कर दो, हर रोज पढ़ना शुरू कर दो और हो जाएगा। देखिए, ये वो लोग कह सकते हैं जो बचपन से इस बैकग्राउंड में हैं या बचपन से इंग्लिश अंग्रेजी बोलना जानते हैं, लेकिन आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हम क्या करें, हमारा तो फाउंडेशन ही इंग्लिश का नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फाउंडेशन नहीं है तो फाउंडेशन बनाओ, राइट। तो ग्रामर में क्या है, दो ही तो सेक्शन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच और टाइम एंड टेंसेस, बस इतना काम कर लो, राइट। कि जैसे मैं बोलूं कि जब हम स्टार्ट करते हैं नाउन के साथ, तो नाउन मैं पर्सनली मैं बताऊं ना कि भाई जब 10th तक था ना, मैं देखता था नाउन क्या है ना, व्यक्ति वस्तु स्थान गुण या भावना के नाम को। लेकिन याद रखिएगा, आपको आएगा इंग्लिश यूजेज कि कैसे उसको यूज किया जाए, और ग्रामर की अहमियत क्या है बच्चा लोग, ये मैं आपको कैसे बताऊंगा। देखिए, जैसे आपने नाउन किया, आर्टिकल किया, प्रोनाउन किया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, टेंसेस, नरेशन एंड वॉइस, ये सब किया। और जैसा सबको ये बात पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। बिल्कुल फाउंडेशन से पढ़ो, बिल्कुल बेस से पढ़ो। जैसा कि आप जानते हैं, हम क्लासेस में ऐसा ही करते हैं कि भाई नाउन के बेसिक्स बताते हुए हम लेवल बाय लेवल आगे बढ़ते हैं कि उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, किस तरीके से यूपीएससी चलता है। फिर कि भाई ग्रामर में आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे, दैट इज बेसिकली अ स्किल सेट। ठीक है, अब रेक्टिफिकेशन करना है ना, कि या फिर आपको स्पोकन के साथ ग्रामर को रिलेट करना है कि भाई टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है ना, आई केम हियर टू लर्न इंग्लिश, सबको पता है। लेकिन अगर मैंने टू के बाद आईएनजी लगा दिया ना, आधे बच्चे वहीं पे गिर जाएंगे, है कि नहीं। हम कहते हैं कि पेपर इजी आए, पेपर इजी आए, मैं ये नहीं सोचता, मैं कहता हूं कि भाई पेपर टफ आए, तभी तो आप अपना स्किल सेट दिखाओगे ना यार, है कि नहीं। मैं आई बिलीव इन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, राइट, कि मेरे और सर के पीछे शेर पड़ा है, बचने के लिए मुझे तेज नहीं भागना है भाई, मुझे सर से तेज भागना है, राइट। तो है ना सर, यही चलता है सब। तो आप बस ये देखिए कि ग्रामर में अपना फाउंडेशन ले कीजिए, ठीक है, जैसा क्लासेस में बताया जा रहा है, हर चीज कीजिए। और वोकैबुलरी का भाई साहब हुआ, सर जी वोकैब कहां से पढ़े, सर जी क्या पढ़ूं कि वोकैब हो जाए। ठीक है, वोकैब बच्चा लोग एक समंदर है, ठीक है, उसमें आपकी कर्म और किस्मत दोनों का रोल है। लेकिन हाँ, बहुत बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा वोकैबुलरी आती है कंटेक्सुअल, राइट, सेंटेंसेस में पूछी जाती है, राइट। तो वो वर्ड को की यूजेज को देखते हुए हम उसको पहचान लेते हैं। और ऐसा ही चलता है आपके रीडिंग के सेक्शन में कि ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। मैं ये कहता हूं कि इंग्लिश में अगर आप वक्त बचा पा रहे हैं और एक्यूरेसी से चल रहे हैं तो आपसे बढ़िया कोई नहीं, ठीक है। ग्रामर में अगर आपको बेसिक रूल्स क्लियर हैं तो आप ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स यूं कर डालेंगे कि भाई इस पे तो बात खत्म हो ही नहीं सकती कि प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए भाई साहब, है ना। एलिमिनेशन लगाते हुए यू नंबर आते हैं भाई साहब। सेंटेंस 1 सेंटेंस 6 में बच्चे डरते हैं कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, सब हो जाएगा दोस्तों, राइट। तो लास्ट में एक आपको एक चीज क्रिस्प में बता देता हूं, इंग्लिश इज वोकैब, ग्रामर एंड रिविजन। ग्रामर के लिए फाउंडेशन ले कीजिए अच्छे से, ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं, 1 महीने में ग्रामर हो जाती है ढंग से, ठीक है। दूसरा, वोकैब आप हर रोज सीखिए, लेकिन इतना मत सीखिएगा कि वो ओवरलोड हो जाए और वो भूलने लग जाए आपको, राइट। वोकैबुलरी में मैं बिलीव करता हूं वर्ड एसोसिएशन में, कि जैसे कि भाई ब्यूटीफुल वर्ड से बोर हो गया मैं तो, सर ब्यूटीफुल के लिए और वर्ड्स हैं, बिल्कुल हैं जी, विंसम, स्प्लेंडेड, प्रोडिजियस, पल्चरिट्यूडिनस, स्टैचुस्क्यूर, स्प्लेंडेंट, सेराफिक, कितने ही वर्ड्स करवा दिए भाई साहब। अब लोग यहाँ पे पॉज कर करके देखेंगे सर ने क्या क्या बोला, कमेंट करेंगे भाई साहब, है ना। सो आप ये देखो, एक ही एक्सप्रेशन को बोलने के लिए आपके पास क्या क्या है। ऐसा ही चीज है आपका फ्रेजल वर्ब, है ना, कि सर इस लिसन के बाद टू आता है, आपको पता है, बचपन से पता है ना। अब भाई गिव है, गिव अप हारना सबको पता है, गिव अवे बांटना सबको पता है, लेकिन गिव वे नहीं पता भाई साहब, गिव इन नहीं पता, है ना। डिस्पेंस विद, डिस्पेंस टू, ये क्या होता है, जब तक आप इन चीजों को यूज नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे, राइट। बाकी भाई साहब इंग्लिश को उतना ही समझिए, एक लैंग्वेज है, हो जाएगी, कोई एनसीईआरटी नहीं है, कुछ नहीं है, जो है हमारे कर्म है और डेटा यही रहेगा, ट्रस्ट मी गाइस। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक ले लो। सर कौन सी किताब सबसे बढ़िया होती है, भाई साहब किताब अच्छी या बुरी नहीं होती, पढ़ने वाला लाने को सब ले आओ, कुछ नहीं होगा, है ना। एनसीईआरटी जैसा सर और मैम ने बताया, पढ़ोगे तभी होगा, है कि नहीं। सो बस बात को यूं ही खत्म करते हैं। तो आप याद रखिएगा कि फाउंडेशन ले करना और आगे बढ़ना। बाकी
सर से आओ और बात करते हैं। सर क्या कहना चाहते हैं? जी सर। जी सर, मुझे एक बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ये सवाल। बच्चे जो कई बार ऐसे हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से पढ़कर आते हैं, उनको अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कतें होती हैं और वो ये कहते हैं कि सर हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है, क्या हम लोग इसे स्किप कर सकते हैं? तो मुझे उस वक्त जो सबसे सही जवाब समझ में आता है कि मान लीजिए आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आप एक ऑफिसर पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं, कल को गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर आता है, कोई नोटिस आता है, क्या वो आपको हिंदी में मिलेगा या फिर अंग्रेजी में मिलेगा? तो उस दौरान जो वो अंग्रेजी में कोई ऑर्डर आता है, तो क्या आप तब ये बहाना कर सकते हैं कि मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ा था? तो सर थोड़ा सा इसके ऊपर लाइट डालिए कि बच्चों को क्यों अंग्रेजी से भागना नहीं चाहिए। इसका आंसर सीधा सा है सर। वो एक बर्ड होता है ना जो शिकारी को देख के अपना सर जमीन में गाड़ लेता है कि मैं बच गया, है ना। सो अल्टीमेटली क्या है, आप ये देखिए कि आप हिंदी या अपनी लोकल लैंग्वेज जैसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज सीख गए भाई साहब, है कि नहीं। कि जैसे मैं बोलूँ पंजाबी, मैं पंजाबी हूँ, राइट, तो उसमें भाई 35 पहले वो 35 बोलते हैं, फिर 6 पैर बिंदीवसी हारी बिहारी, है ना, अब मात्राएं। इंग्लिश है ही क्या भाई साहब, 26 लेटर हैं भाई साहब, उसके बाद बात खत्म है। देखो, इंग्लिश बोलना इज अ सेकेंडरी थिंग। पहले इंग्लिश को सीखो कि भाई नहीं पढ़ने का मन करता है, कोई दिक्कत नहीं, पहले रूल्स को समझो, ठीक है। इंग्लिश की नेसेसिटी लाओ, हेजिटेशन छोड़ो। कुछ यार बाथरूम सिंगर सब होते हैं सर, है ना, बाथरूम सिंगर सब होते हैं, बोलो, है ना। हॉलीवुड मूवीज देखो, ठीक है, इंग्लिश में देखो, विद सबटाइटल देखो, पढ़ो भाई साहब। दिस इज जस्ट अ स्किल। एक बार शौक पड़ गया ना, या एक बार आपको लग गया कि आपको अंग्रेजी आने लग गई, जैसे आपने बाइक चलाना सीखा, अब सब चला लेते हैं भाई साहब, लेकिन पहले डरते थे ना कि भाई गिर गया तो, है ना, ये वो स्किल है भाई। तो ये कोई टैलेंट नहीं है किसी को ये लैंग्वेज आती है या नहीं, ठीक है। उसको नेसेसिटी बनाओ, आप अपने आप सीख जाएंगे। जैसा कि सर ने बोला, कब तक भागोगे भाई। आपको किसी ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया जहां पे आप अलग अलग स्टेट से हैं, कैसे बात करोगे, है ना, क्या बोलोगे, भूख लग रही है ना, तो कैसे बोलोगे। तो बस ये है, लैंग्वेज से भागो मत, उसको प्यार करना शुरू करो, तो डेफिनेटली यार सब कुछ सही हो जाता है। एंड क्वेश्चंस को जितना प्रैक्टिस करना, बात याद रखना बच्चा लोग कि मतलब पेपर क्लियर करने वाले भी होते हैं, फेल होने वाले भी होते हैं, टॉपर भी होते हैं। टॉपर की एक सबसे बढ़िया चीज़ बताऊं, वो रिवाइज करता है चीज़ को, ठीक है। वो एक्चुअली क्या है, यूँ नहीं, डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। कि जैसे ना मैंने कुछ स्टूडेंट्स देखे, वो कहते हैं कि सर आज के दिन में 500 क्वेश्चंस कर डालूंगा, कोई फायदा नहीं है। आप 50 करो, 50 क्वेश्चंस करने के बाद देखो कि ये गलत हुआ तो आखिर क्यों हुआ, ठीक है। जैसे अभी मैम ने भी एक बात बोली थी, है ना, 1000 किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक को 1000 बार पढ़ो, और ऐसा पढ़ो कि भाई साहब मजा आ जाए, राइट। सो यही इस चीज का आंसर है। डरते को दुनिया डराती है भाई साहब, और ये तो फिर एक लैंग्वेज है। क्यों सर, सही कहा ना? बिल्कुल सही सर। तो सबसे स्पेसिफिक बात जो मैं इस बात से ही एंड करूंगा, आप लोगों के जो भी डाउट्स अगर हैं मन में, कुछ भी अगर सवाल है, तो कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, आप लोग खुलकर पूछिए, आपको जवाब मिलेंगे। लेकिन इसी के साथ ये बात याद रखिएगा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ये कहावत है, मैंने नया बनाया कि करने से ही आएगा। अगर आप करने की ही कोशिश नहीं करोगे तो कैसे आ जाएगा। तो हो सकता है पहले दिन ना हो, दूसरे दिन ना हो, तीसरे दिन ना हो, लेकिन कभी तो होगा, है ना। एक टारगेट को अगर आप 1000 बार टारगेट को मार्क करने की कोशिश करोगे, उसको हिट करने की कोशिश करोगे, एक बार तो होगा, चाहे जितना भी वाहियात निशाना क्यों ना हो आपका, लेकिन 1000 में से एक बार तो लगेगा। तो बस तुम्हें उस टारगेट का इंतजार करना है। आपको उतनी बार कोशिश करनी है जिस दिन आपके अंदर से आवाज आ जाएगी कि अब तो मुझे ये करने में मजा आने लग गया है। एक सर की बात काटूंगा बीच में, एक कोटेशन सर को ऐड करूंगा जो मेरी फेवरेट है, मेरे लिए मोटिवेशन है। वो कहते हैं ना, सर ने कहा कि करो, ड्रीम्स कम ट्रू फॉर ओनली दोज हु डेयर टू ड्रीम, है ना। सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं बच्चा लोग। तो यही सर का और मेरा और मैम का सबका कहना है। बाकी मैम आप कुछ और बिल्कुल बच्चों के लिए कुछ मोटिवेटिंग। ऑब्वियसली सर, देखो कहते हैं ना कि तब हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, इस जर्नी में द बेस्ट पार्ट इज़ द मॉक टेस्ट।
तब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, आपको अपने आप को एक्यूरेटली आप एनालाइज नहीं कर पाओगे कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को एंड करना है। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पढ़ने के लिए समुद्र है, आप कितना भी किताबों में डूबते चले जाओ, बट एक लिमिट तक ही आपको पढ़ना होता है। आपको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है कि समुद्र में से अगर आप एक लोटा भर जल भी निकाल लेते हो तो वो भी आपके लिए अमृत होता है, वो भी आपको सिलेक्शन की राह पर लेकर के चला जाएगा। सो मॉक टेस्ट इज़ द बेस्ट पार्ट एंड विल बी योर बेस्ट फ्रेंड थ्रू आउट योर जर्नी। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, और जो भी डाउट्स रहेंगे कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है। इंडिविजुअल रिप्लाई जिसको भी आप पूछना चाहते हैं हम तीनों डेफिनेटली चेक करेंगे एंड सबको रिप्लाई मिलेगा, ये हमारा वादा रहा आपसे। तो ठीक है बच्चा लोग, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल सून एंड जय हिंद गाइस।